हाय एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, जो भी दोस्त इस वीडियो पर पहली बार आया है, इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है, तो आप NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखने के लिए, पढ़ने के लिए आए होंगे। तो यकीन करना, जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से कभी भी बनेंगे, कभी भी का मतलब है कि आने वाले टाइम में भी जितने प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, तो मैं आपको चैलेंज मार के बोलता हूँ कि आपका एक प्रश्न भी इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको जस्ट इस वीडियो को अच्छे तरीके से कंप्लीट देख लेना है। किन लोगों के लिए यह वीडियो बन रही है? जो लोग CTET की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पूरे के पूरे एक टॉपिक से आपके लगभग आपके 10 प्रश्न कहीं नहीं गए। तो मैंने आपके सामने पूरा एक बार आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके साथ साथ जो आपके सब कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वह भी आपको क्लियर करवाता चलूँगा। उसके बाद इस वीडियो के एंड में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पूरे वीडियो से बनते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वह मैंने पहले ही इंक्लूड करके रख दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, 4-5 दिन मुझे लगे हैं इस PDF को बनाने में, तो मैं यकीन करके चल रहा हूँ कि आप भी इसको अच्छे तरीके से देखोगे। पूरी PDF आपको यहीं पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा है। एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि स्कूल एजुकेशन का टॉपिक है, या फिर कोई भी टॉपिक हो, मल्टी लैंग्वेजिज्म का टॉपिक है, या फिर कोई भी टॉपिक हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने उसमें तस्वीरें वगैरह भी यूज कर रखी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न तो क्या, पूरा का पूरा टॉपिक है ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, NEP का मतलब होता है प्यारे दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, इसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो इसका रियल मीनिंग है, मैंने न्यू इसी वजह से डाल रखा है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसको समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इसका रियल मीनिंग होता है नेशनल, N फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसको हिंदी में नई शिक्षा नीति लिख दिया है। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, लेकिन इससे एक बात ज़रूर है, जब भी वर्ड आए न्यू, तो इसका मतलब न्यू तो वहीं पर आ सकता है जहाँ पर पहले कुछ बात हुई हो। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दो, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई न्यू बस स्टैंड चला जा, नए बस स्टैंड चला जा, यानी कि उस शहर में एक और बस स्टैंड है जो पुराना बस स्टैंड है ना। तो न्यू पॉलिसी मतलब कि पहले भी पॉलिसी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पॉलिसी कब कब आई। तो अब तक 3 बार पॉलिसी आ चुकी है। ओके, पहले मैं बात कर लूँ एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो हमारा पूरा एक एजुकेशन का ढांचा है +2 तक का, और इससे ऊपर का भी। तो अब उसके अंदर क्या कुछ किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, कितना कोर्स होगा, क्या उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस होगा, क्या उसकी ड्यूरेशन रहेगी, और कितने वर्ष के लिए वह होगा। तो पूरी की पूरी इन चीज़ों को प्लान कर दिया गया है 2020 के अंदर। पहले 2 बार ऐसा कर दिया किया गया है, 1968 और 86 में, तीसरी बार 20 में। तो 20 तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, आपको जस्ट एक डेट याद कर लेने हैं, 1968। ठीक है, अब इस 68 को उल्टा कर दो, 86। तो यह थी पहली, यह थी दूसरी, और 2020 हो गया हमारा तीसरा। तो 3 एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर फ्रीडम जब से हम हुए, जब से हमें फ्रीडम मिली है, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, तो स्वतंत्र भारत में पहले ही लिख रखा है यहाँ पर 3 एजुकेशन पॉलिसियाँ आ चुकी हैं। तो यह तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जिसके ऊपर हम आज अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले जून 2017 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP के निर्माण के लिए इसरो, ठीक है, इसरो के पूर्व एक चीफ रहे हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता, यानी यह अध्यक्ष बनाए गए। तो उसमें कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने क्या किया, मई 2019 में यानी लगभग 2 साल के बाद NEP का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार कर दिया गया। ठीक है, कि इस प्रकार से ये चीज़ें होंगी, और उससे ही अगले साल इसको लागू कर दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न आपका पहले पूछा जा चुका है। तो इस वजह से तो आप यह नाम ध्यान कर लो, क्या, डॉक्टर कस्तूरी रंजन। तो यह किसके पूर्व चीफ हैं, इसरो के पूर्व चीफ हैं। कब से काम शुरू हुआ था, 2017 जून से 2019 में इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका था। अच्छा,
एक और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र यानी जो आपका एजुकेशन फील्ड है उस पर GDP के लगभग 6% के हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट कर लो। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूँ, कैबिनेट के द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन पॉलिसी करने को मंजूरी दे दी गई है। अब MHRD इसका फुल फॉर्म क्या है वह मैंने पहले ही क्वेश्चन में डाल रखे हैं, उस पर देखते हैं। यदि तब तक कोई भाई वेट नहीं कर सकता, किसी को पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। वर्ष 2030 के लिए अध्यापन टीचिंग के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष कर दी गई है। B.Ed को 4 साल कर दिया गया है, ठीक है। और इसी एजुकेशन पॉलिसी में MPhil को अब ख़त्म कर दिया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि किस एजुकेशन पॉलिसी में या फिर कब MPhil को ख़त्म किया गया, तो 2024 यानी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब बात करते हैं हम स्कूली ढांचा के ऊपर। पहले क्या होता था, अब यदि वर्तमान की बात करता हूँ, +2 वाली जो हमारी स्कूली व्यवस्था है उसको अब 3 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचार्य और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 को कर दिया गया है। यानी +2 तक की जो पढ़ाई है आपको 5+3+3+4 इस ग्रुप में, इसको आप ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर बच्चा देगा 5 साल, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब आप जोड़ो 4 और 3 7 और 3 10 और 15, यानी 15 साल बच्चा स्कूल में अब लगाएगा। और बच्चा 3 साल का स्कूल अब जाना शुरू करेगा और 18 साल का बच्चा पास आउट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। तो पहले तो आपको यह 4 जो कैटेगरी बनाई है उसको याद कर लो। इसको पहले को बोला गया है आपका बेसिक स्तर, यानी कि आपका फंडामेंटल या फाउंडेशनल स्टेज इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि आपका प्ले लिख रखा है तो खेल कूद होगी, एक्टिविटी भी इसमें कराई जाएंगी और आपका एक्टिविटी बेस्ड इसमें लर्निंग होगी। यानी बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि कब वह सीख गया। मान के चले क्या, जैसे आपका बच्चा 3 साल का होता है, या पहले आपने देखा होगा कि बच्चे उनकी दादी के साथ आंगनवाड़ी में चले जाते, आंगनवाड़ी है ना, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, जैसे कि कुछ देर खेलते थे और कुछ थोड़ा बहुत सीख भी जाते थे। तो अब वही सेम कार्य स्कूलों के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है कि जैसे कि 3 साल से 6 साल तक का बच्चा, यानी पहले 3 साल यहीं पर देगा। यहाँ पर इसकी 2 कैटेगरी कर दो आप। इसमें क्या होगा, बच्चा यह इसकी मल्टी लेवल प्ले, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, इसके बीच पर इसको सिखाया जाएगा। जैसे जो आंगनवाड़ी में काम होता था कि चले गए 2-4 घंटे 2-3 घंटे रहे वहाँ पर, खेले कूदे और हमें थोड़ा बहुत पता भी चल गया। अब इस जो पूरा ये है एक स्कूल एजुकेशन की बात करें, कॉलेज की बात करें, इसमें क्या है, इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जो इससे अगले 2 साल हैं वह रखा गया है आपका क्लास 1 और 2 के लिए। इसमें आपका जो KG, UKG, प्री KG यह सब हो जाएंगे आपके। इसके बाद बच्चा 6 साल का हो गया, यानी बच्चा 7 साल का आपका पहली क्लास कंप्लीट करेगा और 8 साल का बच्चा आपका दूसरी क्लास कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर लिख रखा है 2 साल का समय देगा क्लास 1 और 2 को 6 से 8 साल का बच्चा। यहाँ पर क्या होगा आपका प्रायोरिटी स्टेज इसको बोला गया है, प्री प्रायोरिटी स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर 5 साल देगा पहले में, दूसरे में आपका बच्चा 3 साल देगा। यहाँ पर प्ले, ठीक है, बच्चों को खिलाया भी जाएगा, खेलना कूदना, डिस्कवरी, ठीक है, एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। इसमें जो अब तक बच्चा सीख के आया है पहले से ही, जैसे कि एक तो बच्चा डायरेक्ट चला जाए उसको शायद कुछ नहीं आएगा, लेकिन बच्चा खेल खेल में जो पहले 3 साल है इनका जो बेस है, जो बेसिक है, जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनको पहले ही तैयार कर दिया गया है। जैसे कि चित्रों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, जैसे टीचर इसमें क्या करेंगे, स्टोरी भी सुनाएंगे। जैसे कि कोई भी स्टोरी हो गया, भाई एक बार एक डॉगी होता है और एक व्यक्ति होता है, मतलब कुछ भी। और उसके बाद वो कुछ खेलों के माध्यम से भी, अब खेलों पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाएगा। तो इस वजह से अब आगे बच्चों को कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बच्चा हो जाता है 8 साल का, तो 8 से
अगले 3 साल 9, 10 और 11, इसमें क्या करेगा बच्चा, अब आपका तीसरी, चौथी और पाँचवीं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट करेगा। इसमें क्या होगा आपका, यह है आपकी मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज में क्या होगा आपका, एक्सपीरियंसल एक्सपीरियंस लर्निंग होगी आपकी। और इसमें क्या, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आ गए। क्योंकि अब क्या हो गया बच्चा, आप तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद क्या हो गया बच्चे का, शायद मैंने 3 स्टेज कवर कर दी। हाँ, देखिए प्यारे दोस्तों, यह जो थी, यह थी यह, और जो अब होगा, अब यह है आपकी प्री प्रायोरिटी स्टेज। लेकिन जो मिडिल स्टेज है वह रहेगी आपकी ये वाली, छठी से आठवीं, जो मैंने आपको बताया है कि एक्सपीरियंस के चीज़ बेस पर चीज़ें उसको लर्न करवाई जाएंगी। साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा, छठी, सातवीं, आठवीं, इसमें 11 साल कंप्लीट कर चुका है वो, 12, 13 और 14, इन 3 सालों में करेगा बच्चा छठी, सातवीं, आठवीं। अब की बार इसमें क्या किया गया कि अब उसको एक सब्जेक्ट और, मतलब कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें डाल दिया जाएगा। और हमारी फाइनली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11, 12, तो सेकेंडरी स्टेज इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी हो गया, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो यहाँ पर है ये। तो इसमें क्या कर सकता है बच्चा, अब बच्चा जैसे कि 11th में जब हम होते हैं तो हमें या तो साइंस में आओ, आप मेडिकल में जाओ, आर्ट्स में जाओ या कॉमर्स में जाओ, हमारे पास गिन चुन कर यही ऑप्शन होते हैं। लेकिन अब बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पर जो लिखा है कि स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें बच्चा जैसे कि साइंस वाला बच्चा है तो वह आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, आर्ट है तो वह कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। तो इस पहले क्या होता था, अब तक इस एजुकेशन पॉलिसी से पहले, जैसे कोई साइंस में चला गया तो उसको वही पीसीएम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब क्या कर सकता है वो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। तो यह एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले हमें लगता था कि यार मुझे, मेरा म्यूजिक में पैसन है लेकिन घर वालों ने इसमें डाल दिया, तो अब बच्चा एक दो सब्जेक्ट उसको भी पढ़ सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यह स्टेज अब की बार इसमें जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें डाली गई है। आई होप कि एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी, पूरा पूरा आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम के अंदर उसका लिंक है, वहाँ पर जाओ, पूरी पीडीएफ वहाँ से आसानी से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक बार पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी लो। अब क्या है, नीति के आधार सिद्धांत हैं यहाँ पर कुछ क्या क्या है, जो रचनात्मक समझ है, यानी कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसी एनईपी की बात कर रहा हूँ मैं। या अब चलते हैं आपके सब पॉइंट, हमने एक पॉइंट देखा स्कूल एजुकेशन को, अब चलते हैं इसके सब पॉइंट की तरफ। इसमें क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे बच्चे तो समझ गए होंगे। अब क्या है कि जो आपके कंसेप्ट होते हैं उनको आपको अंडरस्टूड करवाया जाएगा, यानी कि समझ उनकी करवाई जाएगी, आपको जस्ट लर्न नहीं करवाया जाएगा। रोट लर्निंग मेथड, यानी कि आपको जस्ट लर्निंग नहीं करवाया जाएगा। आपने भी देखा होगा कि कुछ टीचर्स भी ऐसे हो जाते थे, डायरेक्टली यही बोलते थे, अच्छा कल क्या काम दिया था, ओके ओके, तो आज इससे ही अगले 10 प्रश्न, उससे अगले दिन उससे अगले 10 प्रश्न, ओके ये लेक्चर, ये है लेसन कंप्लीट हो गया, ओके अब इससे अगले लेसन के आपको पहले 10 प्रश्न। लेकिन अब क्या होगा प्यारे दोस्तों, अब आपको कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे कि यह कैसे आया, क्यों आया और क्या ये कंसेप्ट है, तो पूरा का पूरा आपको कवर अप करवाया जाएगा। तो काफ़ी एक अच्छी बात है ये। इसका दूसरा पॉइंट होता है आपका बहुभाषिकता, यानी कि मल्टी लैंग्वेज है ना, बहुभाषिकता यानी एक से अधिक भाषा का ज्ञान। इसमें क्या है, तो आपका जो लैंग्वेज है वह, और एक विविधता, जो आपका कल्चर हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई। इसमें क्या होगा कि संसाधन के रूप में, अच्छा जो भाषा है इसको आप एक टीचर को एक संसाधन के रूप में इसको समझना चाहिए, एक पूंजी के रूप में मानना चाहिए, कभी भी एक समस्या को के रूप में नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि कुछ बच्चे हैं एक क्लास में और उसमें से एक दो बच्चे हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते, वो साउथ साइड के हैं, ठीक है, और बाकी हिंदी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब एक टीचर के सामने कभी भी यह बात नहीं आनी चाहिए कि यार ये तो समझते नहीं हिंदी, मैं इनको कैसे समझाऊं। उसको एक पूंजी के रूप में, उसको एक संसाधन के रूप में उसको देखना चाहिए कि अच्छा इसको नहीं आता तो इसको समझा कैसे सकता हूं मैं। जो भाषा है, यहाँ पर क्या डाला गया है, संस्कृत, ठीक है।
तो संस्कृत आप एक एडिशन के रूप में ले सकते हो, यह भी बताया गया है। बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इस पर डबल ट्रिपल मार्क कर लो, क्योंकि बहुभाषिकता होने के किस प्रकार के लाभ होते हैं संज्ञानात्मक, यह आपके काफ़ी बार पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुभाषिकता वाला आपका। हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों में नाम याद रखा करो, क्योंकि अब यहाँ से तो आपको लगेगा कि सर मुझे तो यह कंसेप्ट अच्छे तरीके से आ गया, लेकिन यही यदि आप एग्ज़ाम में जाओगे, आपने तो यहाँ से याद कर लिया बहुभाषिकता, लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको इंग्लिश की तरफ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा आता है। जस्ट आप टाइटल को इंग्लिश में याद कर लो तब भी चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सीखने के लिए सतत, मतलब कि सतत का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार उस मूल्यांकन पर जोर देना काफ़ी ज़रूरी है। और वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखकर, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें ऐसा शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है दोबारा बता देता हूँ मैं। जैसे कि एक तो आपको मिलेगा कंटिन्यूस या कंटिन्यूसली इवोल्यूशन, यानी कि लगातार कोई भी कार्य हो रहा है तो हमें पढ़ाई को भी वैसे ही करना चाहिए सीखने के लिए। दूसरा है कि जो वर्ष के अंत में परीक्षा होती है, जस्ट उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जस्ट टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, उनको टारगेट करके, ठीक है, टारगेट करके और हर दिन डेली बेस पे उसको पढ़ना चाहिए। और मूल्यांकन का उद्देश्य, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे बैठे हैं, आप क्लास में देख रहे हो, कुछ टीचर ने उनसे पूछा है, कुछ बच्चे तो हाथ उठा रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें मूल्यांकन करना है कि किस बच्चे को आता है और किस बच्चे को नहीं आता है, और फिर जिस बच्चे को नहीं आता उसको सीखने की उसको कोशिश करनी चाहिए, सिखाने की उसको कोशिश करनी चाहिए। और यह प्रक्रिया इसमें मदद करती है। कौन सी प्रक्रिया? यही वाली प्रक्रिया जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। बहुभाषिकता पूरा एक चैप्टर है ये, ठीक है, पूरा एक टॉपिक है ये, ठीक है। तो उसका एक पॉइंट है ये। तो इसमें हमें एक मदद मिलती है, टीचर को पहचान हो जाती है कि किस बच्चे को इस क्लास में ज़्यादा आता है, किस बच्चे को आता ही नहीं और किसको कम आता है। तो जिन बच्चों को कम आता है या जिनको आता नहीं, हमें उनके साथ एक टीचर को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कभी उनके ऊपर बर्डन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहले अलग टीचर होते थे, उन्होंने भी उनके हिसाब से सही किया। लेकिन जो आज के मॉडर्न टीचर हैं, हमें आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे अब बहुत सारी चीज़ें एक एज से, एक टाइम से पहले आ रही हैं, तो उनको किस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हैं एक टीचर होने के साथ साथ। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जिसको नहीं आता उसका मूल्यांकन करना और उसको तुरंत बताना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। कि जैसे कि मैंने पूछ लिया, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने क्लास में पूछ लिया कि बताइए 5 + 3 + 3 + 3 और +1 कितना हो गया? 5 + 3 + 3 + 3 + 1। अब जिसको पता है वो बोल देगा कि सर 15 हो गया, 15 इज़ द राइट आंसर। लेकिन जिसको नहीं पता वह नहीं हाथ उठाएगा। कुछ लोग शायद जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है, इसको 13 या 17 भी बोल दे। तब मुझे क्या करना है? जिन लोगों को नहीं आता है, जिस बच्चे का गलत है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोलते हैं कि उसको बताना चाहिए कि बच्चे 5 में 3 जोड़ेंगे 8, फिर 3 जोड़ेंगे 11, फिर 3 जोड़ेंगे 14 और फिर 1 15। इस प्रकार से होता है। और उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में भी दोबारा से बच्चे पर अप्लाई करने चाहिए। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी मौके पर ही उसको बता देना। अगला पॉइंट हमारा, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए, यानी कि एवोल्यूशन के लिए एक परख, एक संस्था है। इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? नेशनल असेसमेंट, इसको नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका क्या नाम है? परख। और यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, मैंने PYQ में भी डाल रखा है जो कि इस वीडियो के लास्ट में है। लेकिन यदि आप एक नोट्स बना रहे हैं जो कि आपकी काफ़ी बताते हैं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो उसमें भी आप इसको हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट प्यारे दोस्तों, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं या फिर 8वीं कक्षा तक बच्चे की मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा, स्थानीय भाषा या फिर परिवार की भाषा में होना चाहिए, ऐसा बोला गया है NEP 2020 के अंदर। अच्छा, जब बच्चे 5वीं, यह तो कम से कम बोला है कि अभी 8वीं तक तो नहीं चलिए, 5वीं तक तो क्या बोला है कि कम से कम जो हमारी मातृभाषा, यानी जो हमें पहली भाषा जो माँ से सीखने को मिलती है, जैसे मैं हरियाणवी हूँ तो हरियाणवी में, चलिए हरियाणवी एक भाषा तो नहीं है,
लेकिन हिंदी, ठीक है। और क्षेत्रीय, क्योंकि हरियाणवी एक बोली है, ठीक है। क्षेत्रीय, जो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर हरियाणा में क्या बोली जाएगी, वैसे हरियाणवी, लेकिन हरियाणवी भाषा ना नहीं है तो इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। प्रांत, कोई प्रांत भी हो सकता है। स्थानीय, जिस स्थान पर आप रहते हैं, या परिवार की भाषा, उसी में कम से कम 5वीं क्लास तक की पढ़ाई आपकी होनी अनिवार्य है। यह ऐसा बोला गया है NEP 2020 के अंदर। अब बात करते हैं हम थ्री लैंग्वेज फार्मूला, यानी त्रिस्तरीय फार्मूला। यह भी इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि आपको 3 लैंग्वेज सिखानी है या बतानी है, कौन कौन सी, अभी बता देता हूँ। इसमें बोला गया कि पहली भाषा होनी चाहिए आपकी मातृभाषा। आप देखिए, 3 भाषा होनी चाहिए। पहली भाषा होनी चाहिए आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, मातृभाषा हो सकती है। जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे जो यूपी से या राजस्थान से, उनके लिए जो स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा हो जाती है हिंदी। तो हमें पहली भाषा सीखनी है हिंदी। दूसरी भाषा को एक संस्कृत के रूप में आपको एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। थोपी नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी भाषा संस्कृत एक विकल्प है, एक आपके पास ऑप्शनल है, ये ऑप्शन है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लचीलापन, मतलब काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। हाँ, अब राजकीय भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है, इस पे काफ़ी सारे लोग डिबेट भी करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी? हमारी कोई भी भाषा राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्या इंग्लिश है? नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर तो फिर इंग्लिश में बात क्यों करते हैं? भाई, जो भारतीय संविधान है उसके अंदर अब 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो उसकी 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें इंग्लिश का नामो निशान नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर फिर इंग्लिश को बोला क्यों जाता है? यह एक कल्चर बन चुका है। कल्चर सर कैसे बन गया? क्योंकि जो हमारे वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, या मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, उनमें इंग्लिश को एक इंटरनेशनली लेवल पर कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि वाद विवाद करने के लिए, यानी कि मेरे विचार आप तक पहुंचाने के लिए वह लैंग्वेज काफ़ी प्रचलित है। तो इस वजह से हमें वह सीखनी ही पड़ती है। जैसे US के जो लोग हैं उसके साथ हमें कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। और जो UK के लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए अब इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से, बाकी यह हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, ओके। और कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। एक प्रश्न आपका यह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बल्कि 3-4 प्रश्न हैं आपके, बहुत बार पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। इसको आप जितने स्टार हो सकते हैं उतने स्टार कर लेना। अगला टॉपिक हमारा NEP 2020 के अनुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल। यह एक पहल है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। यह एक पहल है, इसका भी आपको नाम पता काफ़ी होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, जो शास्त्रीय भाषा हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, प्राकृतिक, पाली, फारसी, ठीक है। तो उनके रूप में आपके पास एक भाषा होनी चाहिए। और जो आपका माध्यमिक स्तर है उस पे आपको एक विदेशी भाषा होनी चाहिए। यह भाषा दे रखी है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज। तो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं काफ़ी की, एक तो जो कक्षा 6 है उसके लिए आपकी क्लासिकल लैंग्वेज, और जो माध्यमिक स्तर है वहाँ पर आपकी विदेशी भाषा। कौन कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज भी लिख रखा है? कोरियन हो गया, पुर्तगाली हो गया, फ्रेंच हो गया, रूसी हो गया, यह सब भाषाएं। जब आप PDF लोगे इसकी तो आपको जो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज कट गई हैं, दब गई हैं, वह मैं ठीक करके डलवा दूंगा। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं के अनुसार रचनात्मक, क्रिएटिविटी, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, यह एक टीचर की एक
पहल होनी चाहिए, उसकी भावना होनी चाहिए कि बच्चों का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता, इन्वायरमेंट नहीं होता एक जैसा, तो क्षमताएं भी सबकी अलग अलग होंगी और उनकी जो क्रिएटिविटी है वह भी अलग होगी और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने का तरीका है, नज़रिया है, सब अलग अलग होगा। तो उसी के बेस पर एक टीचर को कार्य करने की ज़रूरत है, ऐसे बोलती है NEP 2020। अब बात करते हैं हम समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ से भी आपके बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, अभी हाल ही के एग्ज़ाम में भी। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा। बच्चा यानी कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही आज के इस वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि बच्चा किसी भी घराने का है, कहीं से है, यदि उसके अंदर क्षमताएं हैं तो वह एग्ज़ाम क्रैक करता है, तो वह मतलब सब बच्चे एक साथ मिलकर बैठकर पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो समावेशी शिक्षा इसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल बल्कि इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा। आपके सामने यहाँ पर एक प्यारा सा तस्वीर भी आपके साथ शेयर की गई है। अब बात करता हूँ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू। तो यह आई थिंक 1995 के आसपास हुआ था, 2016 में इसको मॉडिफाई किया गया। अब इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ को डाल दिया गया है। RPWD यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जिस भी इंसान के अंदर कोई भी डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, जैसे कि कुछ बच्चे पैर से, है ना, पैरों से ठीक नहीं चल पाते, पोलियो हो जाता है, कुछ हाथ से, कुछ ठीक देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो वो 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ के अंदर उनको रखा गया है। 2016 में यह एक्ट आया यानी लागू हुआ और इस एक्ट के अनुसार क्या हो गया, जो साधारण बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ होना, उसको अब हमने नाम दे दिया दिव्यांग। तो दिव्यांग बच्चे और एक साधारण बच्चे एक साथ मिलकर दोनों पढ़ते हैं, तो जिस जहाँ पर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम समावेशी कक्षा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, शायद जो ये बच्चा है यह इसकी व्हील चेयर पर है और जो बाकी बच्चे हैं वह नॉर्मल है। इनमें एक बच्चा सो भी रहा है, आई थिंक ये नॉर्मल ही होगा। तो यह एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए काफ़ी एक अच्छी बात है। यही बोलती है आपकी NEP 2020। प्यारे दोस्तों, अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि जिस भी दोस्त ने इस पूरी PDF को, इस पूरे लेक्चर को आज अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया, बाद में आप कभी भी इस वीडियो को देखोगे तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, साथ में आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बीच में कोई आलतू फालतू की बात नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो आप वीडियो सेव कर लो, वीडियो को 2-3 बार देख लो, या इस नोट्स को टेलीग्राम चैनल से उठा लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब क्या है कि कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया है और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु मतलब जो सिलेबस है उसको कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए, यानी जो फोकस, यानी कि कहने का मतलब है कि जस्ट काम की ही बातें सिलेबस के अंदर आपकी होनी चाहिए और आपकी आलोचनात्मक चिंतन, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, खोज, जो आपकी रिसर्च आधारित, रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, विश्लेषण जो उसका एनालिसिस होता है, उस पर अधिकम पर ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब यह है साधारण भाषा में कि पॉइंट टू पॉइंट ही आपकी सिलेबस के अंदर बात लिखी होनी चाहिए। जो आपकी नेशनल टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी फिर बदलाव होते रहने चाहिए, ऐसा बोला है NEP 2020 में। यानी कि रट कर नहीं सीखना, बल्कि आपको मौज मस्ती में सीखना है। क्रिटिकल जो आपकी क्रिएटिविटी है, तस्वीर वाले चीज़ें, तस्वीर वाले पुस्तकें, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ दे रखे हैं कि बच्चे जैसे अनार, ये तो काफ़ी पहले से ही आ चुकी है खैर, तो मतलब कि बच्चे उस चित्र को देखकर भी अच्छे तरीके से समझ सके, यह सब बातें इसमें दी गई है। इसके साथ हम देखते हैं कि वही है कि इसको लचीला बनाना है, यह सब चीज़ें होगी। स्कूली, यह शायद दो, हाँ यह हमारे सेकंड लास्ट में आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, इसके बाद लास्ट टॉपिक और उसके बाद प्रश्न हमारे स्कूल तैयारी मॉड्यूल। इसमें क्या है कि यह 3 महीने का एक प्ले आधारित मॉड्यूल है। इसमें क्या है कि NCERT और SERT द्वारा इन बच्चों के लिए क्या बनाया गया कि जो कक्षा पहली से ही एडमिशन के कुछ समय बाद अपने सहपाठियों से पीछे रह जाते हैं। इसमें क्या है बच्चों, जैसे कि 2 बच्चे हैं, एक पढ़ने में थोड़ा तेज़ है, दूसरा थोड़ा उसके साथ compete नहीं कर पाता, तो 3 महीनों के बाद क्या होगा, अब स्कूल ने देखा कि ठीक है भाई, तो अब एक ऐसा प्रोसेस किया गया है कि यदि कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो उसको हम बोलेंगे स्कूल तैयारी मॉड्यूल। तो इसमें यह है जस्ट एक 3 महीने का एक
छोटा सा सेशन होगा और उसमें जो बच्चा पीछे रहा है उसको देखा जाएगा क्यों रहा, कैसे रहा, और उसके जो खामी है उस पर काम करने का NCERT और SERT के द्वारा एक पहल शुरू की जाएगी। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग यानी कि अधिगम प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा होनी चाहिए, यानी कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस यानी करके सीखे, ना कि आपका रट कर सीखे। और कला और खेल को इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी तवज्जो दी गई है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जस्ट 30 मिनट के अंदर इस हमने पूरे एक अच्छे लेक्चर को तैयार करने की, कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए अब इसके हम जो लास्ट का टॉपिक है उसको भी हम कर लेते हैं। जैसे कि अब आपका रिपोर्ट कार्ड यानी कि प्रोग्रेस कार्ड, जैसे कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो कितने नंबर आते हैं किस सब्जेक्ट में। अब क्या होगा कि आपका ये मल्टी डायमेंशनल होगा कि जस्ट नंबर नंबर नहीं आपका, अब आपका इससे कोग्निटिव, अफेक्टिव और आपका साइकोमोटर विकास होगा। यानी कि अब बच्चों का हर एक एंगल से आपके खेल के बारे में, कूद के बारे में, आपके प्रैक्टिकल, आपके नंबर सब इसके अंदर होंगे। तो इसको बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड। तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर आपके क्या होगा, बारीकी, अब उसका आपका एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पर हो जाते हैं आपके जितने भी हैं आपके टॉपिक्स ख़त्म। और यहाँ पर पहला आपका प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुभाषी होने के कैसे लाभ होते हैं? तो उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुके हैं। जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ यह 101% 2-2 4-4 बार पूछे गए हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया हो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं करवाया जिससे प्रश्न नहीं बनते। दूसरा प्रश्न, बहुभाषिकता को किस रूप में नहीं मानना चाहिए? समस्या के रूप में नहीं मानना चाहिए, प्रॉब्लम के रूप में नहीं मानना चाहिए, एक पूंजी के रूप में इसको मानना चाहिए। ठीक है। NEP 2020 के अनुसार किस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए? सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद से कर बच्चा सीखे, ना कि रोट जो आपकी थिंकिंग है, यानी जो रटने पर नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को डैश में मदद करता है, सीखने में मूल्यांकन करता है, मदद करता है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए किस संस्था की स्थापना की जाएगी? तो प्रख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा ये। देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो कोई भी नहीं है भाई, तो हिंदी क्या होगी? राज्य की भाषा होगी। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। इंग्लिश हमारी कोई भाषा नहीं है भारत की, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लगभग इस्तेमाल होने वाली भाषा इंग्लिश ही है। हिंदी हमारी राज्य की भाषा है, राज्य की भाषा। ठीक है। अब तक स्वतंत्र भारत में कितनी शिक्षा यानी NEP लागू हो चुके हैं? तो तीसरी। और 2020 में अभी क्या हुई है, NEP 2020 कब लागू हुई? 2020 में। सबसे पहली हुई थी 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी आपकी 2020 में। ये हो गया आपकी। 2020 के लिए किस वर्ष कमेटी का गठन किया गया? 2017 में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? डॉक्टर कस्तूरी रंजन, इसरो के पूर्व चीफ। NEP 2020 के निर्माण के लिए कमेटी ने किस वर्ष ड्राफ्ट प्रस्तुत किया? 2019 में। अच्छा, MHRD का नाम क्या है बताइए? यह रहा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ऊपर आपको बोला था कि एक प्रश्न ऐसा ही मिलेगा, यही वह है। MPhil को ख़त्म कब किया गया? 2020 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बस ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग आपके 15-18 प्रश्न जितने भी बने हैं मैंने थोड़े फास्ट करवा दिए। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह लगभग आपका 32, 33, 35 मिनट का जितना भी लेक्चर बना है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो लोग CTET या टेट को टारगेट करके आए थे, STET या जिस भी स्टेट के आप हो, यूपी टेट या फिर राजस्थान या रीट बोलते हो, या जो भी स्टेट से आप आए हो, आई थिंक आपकी उम्मीदों पर, जिस हिसाब से आपने वीडियो पर क्लिक किया था, आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा होगा। और आपने जितना सोचा था उससे कम टाइम में आपको एक बेटर कंटेंट दे पाया होगा। कौन सा? टेट वाला टीचर। आपको टेट 101% करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे। कहीं और से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। थोड़ा सा टाइम इस यूट्यूब चैनल को भी देने की कोशिश कीजिए और यकीन रखिए खुद पर और हम पर भी कि यस मैं सही जगह से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ और बहुत ही अच्छे मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। आज ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। कहीं से हो आप, झज्जर से हो, छत्तीसगढ़ से हो, MP से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो आप, हमें जस्ट मोटिव हमारा इतना ही है कि हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जिसको कुछ भी नहीं आता, जो कुछ भी समझ नहीं पाता, वह बच्चा भी टेट निकाल सके, वह बच्चा भी इस YouTube चैनल पर आकर यह सीख सके
कि यस एक टीचर कैसे बनते हैं, क्या कुछ गुण होने चाहिए, और हम उसको उसको वह रास्ता दिखा सके और एक अच्छा अध्यापक बनने में उसका थोड़ा सा योगदान दे सके। तो हमारी यही कोशिश रहती है टेट वाला यूट्यूब चैनल की। तो प्यारे दोस्तों, PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम भी हमारा टेट वाला टीचर के ही नाम से है, या तो सर्च कर लो। सर्च करने पर नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा सबसे ऊपर ही, उस पर क्लिक करो। टेट वाला टीचर से आप PDF उठा लो, प्रिंट करवा लो, 8-10 पेज की होगी, 10-20 रुपये में हो जाएगी, और लाइफ टाइम के लिए उनको संभाल के रखो। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो। हाँ, आप एक लाइक कर दो, एक ही लाइक कर सकते हैं हम, और वही आप लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट कर देता है कि हाँ यार, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यकीन कीजिए कि हमारा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हमें जो कुछ आता है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता सकें, पढ़ा सकें। क्योंकि एक कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके पास रिसोर्सेज आज भी नहीं है इस इंटरनेट के एरा में, तो वह कहीं से भी उसके सामने है वीडियो आ जाए, बेचारा देख ले। कोई लेडीज़ है घर पे रहने वाली, वह देख ले और अपने टेट को क्लियर कर पाए। तो प्यारे दोस्तों, टेट वाला टीचर जो टेलीग्राम है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हर एक दिन क्विज भी डाली जाती है। क्विज भी अटेंड किया करो, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, बाकी पूरा दिन आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। एक दो क्लास आते हैं, उनको देख लो, आप बहुत कम समय में टेट क्वालिफाई कर जाओगे, और आपका इसके बाद आप एक अध्यापक बनने की तरफ अग्रसर हो जाओगे, आगे निकल पड़ोगे। तो आप भावी अध्यापक हो, अध्यापिकाएं हो, आप एक अच्छे टीचर बने, यही हम भगवान से प्रे करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी ज़रूर दबा लेना, घंटी ज़रूर दबा लेना। ओके, तो आपको मुझे कमेंट करके यह बताना है कि अब तक कितनी बार NEP लागू करी जा चुकी है। कमेंट करके मुझे यह बता दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।